हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डीके। स्वागत है आपका आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डीके में। अब जो तस्वीर देख रहे हैं ना पीछे, ये किसी बहुत बड़े राजनेता की नहीं, बहुत पुराने नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत ही यूं कहें कि एक देश के बहुत बड़े नेता की तरीके से पिछले कुछ दिनों में उभरे, लेकिन इनका चैप्टर भी क्लोज हो गया। मैं ये बात कर रहा हूँ शरीफ ओमान हैदी की। ये बांग्लादेश के 2024 में उभरे सबसे पहले, जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चला, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चला था। किसके खिलाफ? शेख हसीना, जो कि वहां की प्रधानमंत्री थी। अभी बांग्लादेश में 2024 में सत्ता परिवर्तन होता है। वहां पे मोहम्मद यूनुस एक संरक्षक के रूप में, मुख्य सलाहकार के रूप में वहां पे सत्ता संभालते हैं। धीरे धीरे वो 1 साल से ज्यादा सत्ता संभालते हैं। उसके बाद फाइनली वो डेट अनाउंस करते हैं कि फेब 2026 में हम इलेक्शन कराएंगे, और 11 तारीख को डेट अनाउंस होता है। 12 तारीख को ये हदी निकलता है प्रचार के लिए, उस पर चलती है गोली और उसको गोली लगती है। उसे ले जाया जाता है सिंगापुर हॉस्पिटल में इलाज के लिए। आज का जो सेशन होगा उसमें ये जानेंगे कि ये हदी एक्चुअल में कौन है, और उसके बाद ये हदी के मरने के बाद ये इतना बड़ा बवाल कैसे हुआ कि बांग्लादेश में इतने बड़े रूप में प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स का उसके लिए प्रतिक्रिया आती है। उसके बाद ये भी जानेंगे कि भारत का क्या कनेक्शन है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के सारे जो उग्रवादी है वो भारतीय एम्बेसी जो वहाँ पे है, वहाँ पे घुस के तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हदी है कौन एक्चुअल में। 2024 में जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता है शेख हसीना के खिलाफ, तो वहां से एक स्टूडेंट लीडर निकल के आता है, क्योंकि कहते हैं कि जेनजी का जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था एशिया कॉन्टिनेंट में, यूं कहें कि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी देश है लगभग सब में तक परिवर्तन हो चुका है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, और म्यांमार में तो ऑलरेडी हो चुका था, श्रीलंका में भी हुआ, और उसमें से सबसे ज्यादा जो तबाह हुआ वो बांग्लादेश हुआ। क्योंकि नेपाल में क्या हुआ, शांति से तख्ता पलट हो गया, कहानी खत्म हो गई, वहां पे बहुत ही ज्यादा तबाही नहीं मची। लेकिन बांग्लादेश पिछले 1 साल से जल रहा है, अभी भी जल रहा है। अब देख, उसके बाद जब वहां से ना, जब प्रोटेस्ट शुरू होता है 2024 में, वहां से एक लीडर निकल के आता है, स्टूडेंट का लीडर, जो कि उस्मान हदी नाम होता है। वो इनकलाब करके एक संस्था होती है, वहाँ पे एक लेखक के रूप में कार्यरत रहता है, लेखक वो साहित्य वगैरह लिखता है। तो उसके बाद वहाँ से वो निकलता है और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे उस शेख हसीना को कुर्सी से हटाने में। और वहाँ के जो यूं कहे कि वहाँ के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख हसीना के पिताजी, बंधु भी कहे जाते थे, शेख मुजीबुर रहमान, उनके खिलाफ हर तरीके से बीज बोने के लिए। और बाद में जब शेख हसीना बांग्लादेश से भारत आती है, तो भारत के खिलाफ जो उसका रवैया था, उसके विरोध करने का, उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित होता है। उसके बाद से वो बांग्लादेश में एक बड़ा चेहरा बन के आता है, और जैसे सत्ता परिवर्तन होता है तो उसके सपोर्ट से मोहम्मद यूनुस को सलाहकार बना के बैठा दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि समय बीतता जाता है। कुछ समय पश्चात, जैसे 2024 के एंड आते आते, ये दोनों मोहम्मद यूनुस और हदी जो स्टूडेंट लीडर था, उसके बीच से दरारें बढ़ती चली गई। ये बोलने लगा कि मोहम्मद यूनुस जो है ये हमारी विचारधारा को मैच नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर होता है कि जैसे अभी इलेक्शन डिक्लेयर किया जाता है और डेलीगेशन बुलाए जाते हैं हर जगह से, मतलब ऐसा होता है कि इलेक्शन होने से पहले डेलीगेशन बुलाया जाता है बारी बारी देशों से, उन्हें ये दिखाने के लिए हम अपने यहाँ फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, हम अपने यहाँ कोई धांधली नहीं कर रहे हैं। तो लगभग कई सारे देशों से डेलीगेशन बुलाए गए थे, लेकिन भारत को ना इन्वॉल्व किया जाए, इसके लिए भारत के खिलाफ पहले से ही नैरेटिव जनरेट किया जा रहा था यहाँ बांग्लादेश में, ताकि भारत से कोई खुद ही ना आए, हमें बुलाना भी ना पड़े। क्योंकि जब से शेख हसीना भारत आई है, तब से भारत के खिलाफ बीज बोया जा रहा है। उसके बाद फिर ये होता है कि 11 तारीख को ये अनाउंसमेंट होता है, 12 तारीख को उस्मान हदी निकलता है अपनी कैंपेनिंग प्रचार के लिए। उसी समय कुछ अज्ञात लोग आते हैं और वो उसके ऊपर फायरिंग करते हैं, शूट आउट करते हैं, जिसकी वजह से उसे गोली लगती है। उसको तत्काल सरकारी फंड से उसे सिंगापुर भेजा जाता है इलाज के लिए,
वो 12 तारीख को उसको गोली लगती है और कल यानी आज तो 19 तारीख को हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और 18 तारीख को उसका देहांत हो जाता है। और आज के दिन 19 तारीख को सुबह में मोहम्मद यूनुस खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ को एडमिट करते हैं और उनके परिवार को सरकारी नौकरी देने के लिए और सारी चीज़ों की सहूलियत देने के लिए कहते हैं। जब ये बात वहाँ की जनता को पता चलती है तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है, राजधानी है ढाका, वहाँ से लेके बहुत सारे जगहों पर बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन होते हैं छात्रों के द्वारा। उनका एक ही कहना है, मैं भी हदी हूँ। इस हिसाब से करके उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। उसमें जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें हिंदुओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किया गया और वहाँ के जो न्यूज मीडिया हाउसेस 2-3 थी उस पर भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनका मानना था कि जो थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में या शेख हसीना के बारे में बोल रहे हैं वो इंडिया के समर्थन है, ये उस समर्थक है, इसलिए उनके ऑफिसेस को जला दिया गया। और वहाँ पे जो कार्यरत, यहाँ तक कि एक मीडिया हाउस को जलाया गया, उसके ऊपर 30 कर्मी कार्यरत थे, आप देख पा रहे होंगे पीछे। और वो जो जलाया गया बाद में उसे क्रेन के द्वारा रेस्क्यू किया गया, इसलिए वहाँ पे जो कार्य व्यवस्था थी वो स्थगित कर दी गई है। और उसके बाद जब उसकी डेड बॉडी को लाया गया तो झंडे को आधा झुका दिया गया और राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। ये इस लेवल तक उसकी छवि पहुंच चुकी थी। अब आते हैं कि उग्र जो प्रदर्शनकर्ता थे वो क्या करते हैं। उग्र प्रदर्शनकर्ता अपने यहाँ जो तोड़फोड़ मचाते हैं, उनका मेन फोकस जो होता है वो भारत होता है, भारत की एम्बेसी, और भारत के खिलाफ बोलते हैं। अब ऐसा बोलते क्यों है? सबसे पहले तो भारत की एम्बेसी पे जाते हैं, क्योंकि ये कानूनन ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ पे जिस देश की एम्बेसी बनी होती है ना, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो लैंड, वो ऑफिसेस उस देश की हो जाती है जिस देश की वो एम्बेसी बनी होती है। फिर भी उसकी जो सुरक्षा है वो वहाँ की गवर्नमेंट सिक्योर नहीं कर पाती है। उसके बाद में वहाँ के जो वर्तमान सर्वा है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने जब बयान दिया उसके बाद ये सारी चीजें दिमाग में आनी शुरू हुई कि आखिर में ये भारत के खिलाफ ही प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। क्योंकि जो उस्मान हदी था ना, ये एक अलग ही विचारधारा का था। ये पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान है, क्योंकि ये पाकिस्तान का भी ही नाजायज है, तो समझिए जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान को ये ग्रेटर पाकिस्तान दिखा रहा था, जिसमें ये पाकिस्तान का जो अपने इंडिया का जो पीओके तो कब्जा किया हुआ है, कश्मीर को पाकिस्तान में दिखा रहा था, और जो बांग्लादेश है उसको ग्रेटर बांग्लादेश दिखा रहा था, जिसमें वेस्ट बंगाल और उसके बाद जो अपने जो 7 सिस्टर थे, जो 7 सिस्टर स्टेट है, उनके उसको बांग्लादेश में दिखा रहा था। 7 सिस्टर कौन है इसके बारे में नहीं पता, मैं एक बार बता देता हूँ। 7 सिस्टर में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में आपका असम आ जाएगा, इधर मेघालय हो जाएगा, उसके बाद फिर नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा और त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ये सारे स्टेट्स को वो अपने में दिखा रहा था, और इसकी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि क्या भारतीय अज्ञात ने ऐसा किया है। इसी चीज को लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ भारत के खिलाफ हंगामा हो। हमारी जो एक पर्सनल राय है वो इसलिए कि भारत सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से जैसे मोहम्मद मुइज्जू जब मालदीव में आए राष्ट्रपति बनके, उन्होंने कैंपेनिंग यही किया था भारत के खिलाफ, फिर भी भारत ने कुछ नहीं बोला। बाद में भारत की शरण में आए तो उस हिसाब से श्रीलंका में भी भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, नेपाल में भी हुआ। तो भारत को ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहिए जिससे भारत के खिलाफ विश्व में ऐसी कोई छवि खराब ना हो। जैसे इजराइल में होता है, इजराइल के बारे में अगर कोई सोच ले तो इजराइल कह के उसको उसके देश में घुस के मारता है। मोसाद ऐसे ही नहीं दुनिया की सबसे इंटेलिजेंस मानी जाती है, इसीलिए मानी जाती है। जैसे हमें ये नहीं समझ में आता, जो बांग्लादेश है, चाहे नेपाल हो गया, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव, इन लोगों की औकात ही क्या है सामने। लेकिन भारत को ये लोग दिखाएंगे कि नहीं हम भारत से लड़ सकते हैं, कितने घंटे टिकोगे। वही यूक्रेन वाला हाल होगा आपका। एक बार युद्ध में आ गए, यूक्रेन तबाह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वही अमेरिका पीठ पे हाथ रखा, हाँ ठीक है हम तो साथ में है, साथ करते करते 50% रिसोर्सेज लेके गया, बाद में लताड़ के भगा दिया व्हाइट हाउस से। ऐसे कोई जलील नहीं होता कोई राष्ट्राध्यक्ष। वही हाल होगा बांग्लादेश तुम्हारा और श्रीलंका और नेपाल। मत उड़ो,
क्योंकि अभी भारत से मुकाबला करना ये तुम लोगों के बस में नहीं है। वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2030 तक 3rd होने वाली है। उसके बाद ना तो सैन्य पावर में हो, ना ही उसके पास परमाणु बम है, हर तरीके से कैपेबल है, जो कि रसिया, अमेरिका, चाइना भी जिसके सामने युद्ध करने से सोचता है। और वहाँ पे बांग्लादेश को लगता है कि हम 7 सिस्टर को अलग कर देंगे, गार्जियन ऑफ ओशियन है। अरे क्या गार्जियन ऑफ ओशियन हो, ये तो भारत का वसुधैव कुटुंबकम चल रहा है। नहीं तो वो तो खुद ही चिकन नेक को खत्म कर देता, सीधा बांग्लादेश को अपना नेक बना लेता, कहानी खत्म हो जाती। हमें समझ में नहीं आ रहा 1971 में अगर आप भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इतना मेहनत किया ही था, उसे मिला लेते अपने में, जैसे सिक्किम को मिलाया था। बोलते ठीक है आओ हमारे यहाँ, हम तुम्हें अपने यहाँ का प्रधानमंत्री बनाते हैं, बात खत्म। शेख मुजीबुर रहमान को भी ये झंझट ही नहीं आती, वो भी एक अपना हो जाता। अगर इतनी मेहनत किए, इतना रिसोर्सेज गंवाए, इतना पैसा गंवाए, अपनी इतनी सेनाएं मरी, तो क्या ये जरूरत थी नया देश बनाना? नया कुछ नहीं नया, आ जाओ। जैसे भूटान की रक्षा कर रहे हैं, सिक्किम अपने में मिल गया, गोवा को बाद में मिला लिए थे, उसी हिसाब से इसको भी मिला लेते, खत्म कहानी थी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। फिलहाल ये जो अपने यहाँ के जो पड़ोसी जितने भी देश हैं, इनका माइंडसेट भारत के खिलाफ कैसा बन रहा है, वैसे ये सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्योंकि राजनीति करनी है। क्योंकि अगर आप युद्ध में जाएंगे तभी तो देशभक्ति जागती है। अभी अपने यहाँ भारत में भी एक छोटा सा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी नाम लेके काफी ज्यादा राजनीतिकरण हो रहा है। तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी थी, प्रेजेंट टाइम में ध्वस्त हो चुका है। और ये बात नोट कर ले, अगर बांग्लादेश से कोई देख रहा है, तो बांग्लादेश आने वाले 5 से 7 साल बाद श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगा। वो पाकिस्तान से कितना आगे निकल चुका था। सोचिए 1971 में कोई देश बन रहा है, 1947 में बने देश, और जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उससे आगे ये चल रहा था। और इस हिसाब से ग्रो करने के बाद उसे ऐसी चुल मची यूक्रेन की तरह, अभी तबाह हो चुका है। और अभी नहीं है, अभी इसका इम्पैक्ट 2-5 साल बाद आएगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।